नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा जो होगी वो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच विपक्ष जो हंगामा कर रहा है उस पर खास चर्चा करेंगे। और उसी से जुड़ा हुआ अभी आप संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस वार्ता भी देख रहे थे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इस चर्चा के दौरान एक ऐसा मुद्दा उठा दिया, एक ऐसी बात कह दी जिस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस संसदीय कार्य मंत्री ने की और कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सारे नियमों का उल्लंघन किया, मर्यादा को तोड़ी, जो विपक्ष के नेता के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको नहीं करना चाहिए था। यह पूरा मामला है क्या, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर का मुद्दा गरम है, तो ममता बनर्जी राजनीतिक मोर्चा खोले हुई हैं और आज यहां दिल्ली में चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकती हैं। और इस बीच में पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है एसआईआर को लेकर, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की, जहां हेट स्पीच को लेकर क्या राज्य की कांग्रेस सरकार, सिद्धारमैया सरकार इतनी सेलेक्टिव है कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए बीजेपी के नेताओं पर केस दर्ज कर देती है। और कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और यहां तक कि जो कर्नाटक की पिछली बीजेपी सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसी को मुख्य मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। तो क्या सेलेक्टिव हेट स्पीच पर उसको डिफाइन करके, उसको परिभाषा करके एफआईआर कर रही है कर्नाटक सरकार? करेंगे इस पर बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावे पर भ्रमित करने वाला बताया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, तो इस पर चर्चा हो कैसे सकती है। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल, सभी 23 जिलों में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। इधर ममता बनर्जी आज मुख्य चुनाव आयुक्त से कर सकती है मुलाकात। एसआईआर के मुद्दे पर अब तक चुनाव आयोग को लिख चुकी हैं 5 चिट्ठियां। एसआईआर को लगातार बता रही है लोगों को परेशान करने वाली कार्रवाई। उधर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, लेकिन कोर्ट ने आगे तारीख बढ़ाने से कर दिया इनकार। कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर बीजेपी के खिलाफ दर्ज करा दी एफआईआर। 6,000 करोड़ रुपए के एक्साइज घोटाले में बीजेपी के आईटी सेल ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को कहा था स्कैम लॉट। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। कहा जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा ये सत्र। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जिस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं वो खबर है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच विपक्ष ने हंगामा किया, विशेष रूप से कांग्रेस ने, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। देश का बजट पेश होने के बाद संसद और संसद से बाहर इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी हो रही है। तो चर्चा के लिए कुल 18 घंटे के समय का आवंटन किया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बारी में डोकलाम का मुद्दा उठाकर सदन की चर्चा को उन्होंने अपने एजेंडे पर लाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में करीब 100 मीटर तक आ गए थे। तो जाहिर है कि उनके इस बयान पर हंगामा होना तो स्वाभाविक ही था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर ये बातें किसी प्रकाशित स्रोत में हैं तो उसका उल्लेख किया जाए, वरना इन्हें ना पढ़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी उस मैगजीन का हवाला देकर सदन की व्यवस्था को दरकिनार करते रहे। एक मैगजीन की चर्चा हो रही है। हंगामे की वजह बताया जाता है कि जिस रिपोर्ट का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे थे उसमें दरअसल
पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब, ध्यान दीजिएगा अभी किताब प्रकाशित हुई नहीं, उससे जुड़े कथित उद्धरण शामिल थे। तो लोकसभा स्पीकर ने सदन के नियमों का हवाला दिया और कहा कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रोका ऐसा करने से। तो राहुल ने दावा किया था कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में करीब 100 मीटर तक आ गए थे, लेकिन सदन के सामने अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ रखने का कोई ठोस आधार तो उनके पास था नहीं। तो स्पीकर की रूलिंग के बाद राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा, इसमें ऐसा क्या है जो उन्हें इतना डर लग रहा है? अगर वे डरे नहीं हैं तो मुझे पढ़ने दिया जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह चर्चा करके नेता प्रतिपक्ष क्या साबित करना चाहते थे? तो इस पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि लोकसभा में अध्यक्ष के फैसले का पालन ना करने वाले सदस्य के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन के गैर सूचीबद्ध मुद्दे को उठाना जारी रखा और सदन के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक पत्रिका के लेख से उद्धृत करने का प्रयास लगातार 40 मिनट तक करते रहे। इसके बाद किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसकी बातें हम आपको बता चुके हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि जब राहुल गांधी वहां पर आज चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक किताब का जिक्र किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक किताब जो प्रकाशित अभी तक हुई नहीं, उसका जिक्र करते हुए कहा था कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। जरा सुनिए उन्होंने कहा क्या था। Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. तो जब राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जिस किताब का राहुल गांधी उल्लेख कर रहे हैं वो तो प्रकाशित भी नहीं हुई है अभी तक। कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों का हवाला दिया। नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। क्या कुछ कहा, देखिए। जो ऑथेंटिक नहीं उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है, नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। इसी से मिलती जुलती बात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर आप नियम का पालन ही नहीं करेंगे तो संसद में चर्चा होगी कैसे? ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। इस बीच एक बात और हुई कि जो बीजेपी के MP तेजस्वी सूर्या हैं, उनके एक बयान पर विपक्ष को मिर्ची लगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कहीं भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं किया है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की
देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? तो वही बात चर्चा कर रहे थे अमित शाह जी भी कि एमएम नरवणे उनकी एक अप्रकाशित किताब है जिसकी कुछ बातों का उल्लेख किसी रिपोर्ट में, किसी मैगजीन में हुई है। उसी का उल्लेख करके राहुल गांधी ने सदन में वो बात कही है जिस पर वो दावा कर रहे हैं। तो एमएम नरवणे जिनकी अप्रकाशित किताब का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी बात देखते हैं। Not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. आपने एमएम नरवणे की बात सुनी? एमएम नरवणे जो कह रहे हैं और एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के हवाले से जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल 180 डिग्री की बात है। एमएम नरवणे कह रहे थे कि जब से भारत ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाया और सख्त रुख लिया, तब से भारत के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया के बाकी देश भी चीन की इन चीजों से, धमकी से, ब्लैकमेलिंग के सामने खड़े होने लगे। यानी भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा की बातें हैं। बहरहाल अब जो है इस पर हम इसी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि हमारे संवाददाता देखिए शैलेंद्र मिश्र वहीं से संसद भवन से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आगे चल करके कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी मेहमान जुड़ेंगे। पहले लेकिन शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, जरा बताइए कि नियमों का हवाला दिया गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी, और अभी हम संसदीय कार्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का तो आप कर नहीं सकते कि आप अप्रकाशित किताब या किसी मैगजीन की रिपोर्ट का हवाला दे दें, और राहुल गांधी जी को इस चीज से रोका गया, ठीक, नेता प्रतिपक्ष को। कांग्रेस का इस पर क्या पक्ष है? देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अक्सर ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी जब सदन के अंदर बोलते हैं तो कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं जो अप्रमाणित होते हैं, यानी वो प्रमाणित नहीं होते। और ये नियम है सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का, जब कोई नेता सदन के अंदर बोलता है तो उसे ऐसे तथ्यों को सामने रखना चाहिए जिसे ऑथेंटिकेट किया जा सके, प्रमाणित किया जा सके। तो फिर ये सवाल आता है कि आखिर राहुल गांधी बार बार इस तरह से क्यों कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं या ऐसे विषय रखते हैं या ऐसी बात रखते हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं की जा सकती। और यही बात जब आज राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने जो बात रखी, उस पर आपत्ति संसदीय कार्य मंत्री ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई। और हमने देखा कि काफी हीटेड डिबेट देखने को मिली लोकसभा में, और थोड़ी देर के लिए लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी। और फिर जब अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये एक तरह से गतिरोध बना हुआ दिखाई दिया। राजनाथ सिंह फिर उन्होंने दखल किया और कहा कि जो कुछ राहुल गांधी कहना चाहते हैं ये कतई संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं, उचित नहीं है। तो हम ये एक तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से देख रहे हैं कि राहुल गांधी सदन के अंदर जो बोल रहे हैं वो सदन के अंदर उस बात को नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। ये बात कही गई है सत्ता पक्ष की तरफ। जहां तक कांग्रेस की बात है, खुद राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई, जबकि बार बार सदन की तरफ से और पीठासीन की तरफ से कहा गया
कि आप विषय पर बोलिए। ठीक। और हमने देखा कि एक टकरार देखने को मिली ठीक। सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष के लौटता बीच, हूं। जब राहुल गांधी ठीक। अपनी बात रखना चाह रहे थे और ऐसी बात तो रख रहे थे जो प्रमाणित नहीं थी। बिल्कुल लौटता हूं। शैलेंद्र आपके पास बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, ये देखिए कि नियम और परंपरा तो बिल्कुल स्पष्ट है, शैलेंद्र ने विस्तार से बताया भी और लोकसभा अध्यक्ष ने उसके पहले हवाला दिया और संसदीय कार्य मंत्री ने भी। लेकिन अब ऐसी बात को उठा करके जिसमें कि देखिए नियम और परंपरा से बिल्कुल अलग जाके आप उठाते हैं, भाई नेता प्रतिपक्ष को तो नियमों और परंपरा की सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। उसके विरुद्ध जाकर के किसी चीज को उठाना, रोकने पर मानना नहीं और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना कि देखिए बोलने से हमें रोका जा रहा है, मैं जब भी बोलने के लिए उठता हूं मुझे रोक दिया जाता है। ये आखिर क्या एक जिसे कहते हैं ना विक्टिम कार्ड, ट्रम्प कार्ड की तरह खेलने की कोशिश करते हैं क्या राहुल गांधी और कांग्रेस? लाल जी, जो राहुल गांधी का जो आज का ये राष्ट्रपति भाषण के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा में डोकलाम लाने का मकसद क्या है जी, इसको अगर आप समझेंगे तो फिर इस राजनीति को भी हम समझ लेंगे कि अगर मकसद ये है कि राहुल गांधी जो एज ए पॉलिटिशियन और एज ए पॉलिटिकल पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता का जो वो दावा करते हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने 40 मिनट समय इस हंगामे में लिया है। तो 40 मिनट का समय सदन की एक बहुत बड़ी चीज होती है बेशक, और वो 40 मिनट का समय लेके उन्होंने अपने को साबित करने की कोशिश की है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो किसी भी सियासी मुद्दे को लेके पूरे सदन की ध्यान अपने ऊपर में ले सकते हैं। अब सवाल है कि पार्टी को और राहुल गांधी को इससे जो भी मिलता हो, लेकिन आपने इस स्थिति में लाके देश को सामने में क्या रखा? तो आप जब एक बार अपने पॉलिटिक्स में अगर किसी अपने देश को एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं, तब ये बात जो है असहज करने लगती है। आपने फॉर्मर चीफ आर्मी चीफ का नरवाने साहब का आपने बाइट सुनाया है जो एएनआई के इंटरव्यू में उन्होंने हाल ही में दिया है। तो वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जो चाइना का एक बुलिंग टैक्टिक्स जो है, अपने पड़ोसियों को बुलिंग करता था और किस तरह से उसको डरा के रखता था, उसको डोकलाम का ये जो भारत का स्टैंड है, उसने उस बुलिंग को सचेत कर दिया, उसको खबरदार कर दिया। ठीक। और ये चीज कम से कम दुनिया के और कंट्री को ये लगा कि हम भी चाइना के इसके खिलाफ में स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है। और एक डोकलाम के बाद में कनाडा से लेके आप जितने भी उसके नेबर कंट्री आप देखिए साउथ ईस्ट में, उसमें सारे कंट्री ने उसके बाद उसके बुलिंग को रिजेक्ट किया है। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो ये लगता है कि राहुल गांधी को मकसद साफ है। उनका मकसद उस बात से नहीं था कि राष्ट्रपति के भाषण में तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा और तेजस्वी सूर्या का जवाब में वो क्या कह रहे हैं। उनका मकसद था जो प्रतिपक्ष के लीडर के रूप में वो अपना वो टाइम और फुटेज लें, जिसमें वो मुझे लगता है कि वो कामयाब रहे। 40 मिनट का समय मिला उनको, सदन का जो अपनी परंपरा है, सदन का जो रूलिंग है, सबको अवॉइड करते रहे और अपनी बात पे अड़े रहे। तो मुझे लगता है कि उनका मकसद कुछ और था। धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा में आने का कोई, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ठोस इरादा रहा होगा। तो इस मामले में कम से कम कहते हैं ना कि कामयाब तो रहेगी उसी पर, तो इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हमारे साथ, आगे चल के बीजेपी के भी नेता प्रवक्ता जुड़ सकते हैं। पहले संदीप जी के पास। संदीप जी, अभी जो राहुल गांधी जी ने जिक्र किया, एक तो नियम और कानून और जो परंपरा है सदन के अंदर का, उसका तो हवाला है ही कि भाई आप उससे अलग जाके कैसे, आप कुछ कहते हैं तो उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ता है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि डोकलाम में आखिरकार क्या हुआ और डोकलाम की आखिरकार अंतिम परिणति क्या रही, इसको लेकर के उन्हीं मनोज नरवणे की बात हमने अभी हाल की बात उन्होंने जो कही थी सुनाई कि भारत ने वहां जिस तरह जाकर अंगद की तरह पांव जमा दिया, उस चीज को भारत के इस रुख को देख करके बाकी देश भी धीरे धीरे खड़े होने लगे। ये उनके कहने का सार था। तो ऐसे में इस मुद्दे को उठाने के पीछे क्या मकसद, बताइए संदीप जी। तो यही बात आ जाने देते, पूरा देश जान जाता कि उनका पूरी बात क्या थी। ये आपने आखिरी बात उनकी कह दी, लेकिन पहले की बात आप भी नहीं कहेंगे सर। दुर्भाग्य ये है कि पूरे सदन और पूरे आप देश, संदीप जी, डोकलाम पर कई बार संसद में चर्चा हो चुकी है सर। अब रिक्वेस्ट है कि मुझे लगता है कि सदन में एकदम निर्बाध रूप से बोलिए, निर्बाध बोलिए। जी, भाजपा जिस तरीके से गुंडाई कर रही थी वो यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए सर, अभी आप बात हो रही है नियम और कानून की।
सदन की चर्चा को मैं देख रहा था, भाजपा के गुंडे मैं क्यों कह रहा हूं, किस तरीके से लोकतंत्र में गुंडे, लोकतंत्र के गुंडे किस तरीके से लोकतंत्र, ये अमर्यादित है संदीप जी, इतनी अमर्यादा तो रखिए कि गृह मंत्री उठ के राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री उनको नियम का हवाला दे रहे हैं, आप गुंडे कर रहे हैं। ये मर्यादा मत तोड़िए। देखिए प्लीज, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं सर, इसलिए भी नहीं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए नहीं सीमा में रहिए ना, आपके नेता सीमा तोड़ते हैं, आप यहाँ आके सीमा तोड़ेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ, इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर जुड़े हुए नहीं है। नहीं संदीप जी, आप कुछ दूसरी बात अपना आप बोलिए ना महाराज, आपका मंच है, लेकिन आप एक नेता प्रतिपक्ष की बात को साबित करने के लिए आप इतने सीनियर मंत्री को आप ऐसे बात करेंगे? नहीं, वो नियमों का हवाला देके खड़ा होना, टोकना, ये तो साधारण सी बात है। गलत बात है सर, ये गलत बात है। अब यही सदन हुआ, सेम सदन में यही हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात जब तक आप पूरी कहना चाहते हैं, यही हुआ था जो आप कर रहे हैं, बात कहां से, सदन में यही हुआ था जो आप कर रहे हैं। जैसे आप बहस के नियम को तोड़ रहे हैं, वैसे वहां सदन के नियम को राहुल जी ने तोड़ दिया था। मैंने कौन सा गैर संसदीय शब्द बोला? मैं यही माफी मांग रहा हूं। अरे तो गुंडे कौन सा शब्द है सर? आप बताइए कि अगर नहीं, आपको मैं बताता हूं कि आपने क्या गलत किया। मैं बताता हूं सदन के अंदर नियम और परंपरा का हवाला देकर अगर कोई टोका टोकी करता है तो क्या वो गुंडई है? बताइए। चलिए मैं बताता हूं, यही मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा था ना। बात जब पूरी हो जाएगी तो आपको ये सवाल उठाने की जहमत ही नहीं करनी पड़ती। तो उसी तरह से शुरुआत कीजिए कि हमें जहमत वो करनी ही ना पड़े। नहीं करनी चाहिए, बात पूरी हो जाए। अब मैं अगर कोई गैर संसदीय मैं कहता हूं कि आपको बढ़िया से अपनी बात पूरी मजबूती से रखनी चाहिए। नष्ट हो रहा है सर, इसी तरीके से सदन का समय नष्ट रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, विषय ये है कि बात ये हो रही कि सदन का जो है नियमों और कानूनों से चलेगा, सदन की जो भी रूलिंग है उससे चलेगा। तीन चीजें मैं कह रहा हूं। पहली बात, किस तरीके से सत्ता पक्ष ने सदन की जो है नियमों की खिलाफत की मैं 4 उदाहरण देता हूं। अमित शाह जी खड़े होते हैं विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। कोई अगर नेता बोल रहा है जिसको सदन ने दिया है बोलने का मौका, अगर आपको बीच में बोलना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेगी, बाप का राज है। जब होइएगा खड़े हो जाइएगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप देखिए उस सदन की कार्रवाई को, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया एक बार भी? जब हो रहा है खड़े हो जा रहे हैं, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है? ये सदन की जो है, आप बताइए, नियमों के तहत खड़े हो रहे थे। कभी जो है अमित शाह जी गुंडे की तरह खड़े हो जा रहे हैं और कहीं जो है फिर वही बात। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है, बिना अपशब्द के जो पॉइंट उठाया है संदीप जी, बिना अपशब्द वाला जो पॉइंट उठाया है उस पर मैं अभी शैलेंद्र से एक स्पष्टीकरण लेके फिर आप ही के पास। शैलेंद्र, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, बस तुरंत लौट रहा हूं, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने खड़े हो, आ रहा हूं बस एक मिनट में शैलेंद्र हमारे संवाददाता हैं। 3 बार उन्होंने भी संदीप जी शैलेंद्र हमारे संवाददाता हैं, संसद भवन पर खड़े, उनसे बात करके आप ही के पास लौट रहा हूं। शैलेंद्र बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो जो संदीप जी कह रहे हैं उन्हें समझना होगा कि कोई भी चर्चा में अगर कोई हिस्सा लेता है और सरकार की तरफ से कोई मंत्री कोई बात रखना चाहता है तो लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देता है, तुरंत वो अपनी बात रख सकता है। इसे सदन की चर्चा में हस्तक्षेप के तौर पर भी देखा जाता है। जब ये अधिकार होता है मंत्री को कि वो किसी बात को पर कोई अपनी यही मैं कह रहा था, बिल्कुल। तो ये कहना कि वो बिना अनुमति के खड़े हो गए, जबरदस्ती खड़े हो गए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सदस्यों की अपनी अलग बात होती है, केंद्रीय मंत्री को ये अधिकार है और ये अध्यक्ष यानी पीठासीन ये अधिकार देता है कि चर्चा में अगर कोई बात हो रही है और कोई अनुचित बात हो रही है तो वो अपनी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखे। अब रुक जाइए क्योंकि ऐसा हमने संसदीय रिपोर्टिंग के दौरान कई बार देखा है, कार्रवाई के दौरान। विनोद जी एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद संदीप जी के पास। संदीप जी देखिए, आप नियम का हवाला दिए हैं, मेरी जानकारी जितना है, जितना हमने कवर किया है, जो आपने ऑर्डर की बात कही है उसी ऑर्डर की बात में कहें कि आपने उन मंत्री को कोर्ट किया है। ठीक, आपने राहुल गांधी के बयान में, आप सुनिए, अगर आप एक बार सुन लीजिए अपने नेता के बयान जी। उन्होंने सीधे रक्षा मंत्री को कोर्ट किया जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट किया। अब आप बताइए, जिसको आप कोर्ट करके बता रहे हैं, जो भी आप चीजें सदन में लाना चाहते हैं,
तो क्या वो आदमी चुपचाप सुनता रहे आपके अनऑथेंटिक किसी भी रेफरेंस को, कि वो उस बात के लेके, इस बात के लेके रूलिंग बताएगा? वो अपने रूलिंग लेके स्पीकर को बता रहे हैं कि ये रूलिंग नहीं है। संदीप जी आ रहा हूं। सदन की चर्चा में देखिए एक मर्यादा होती है। निशिकांत दुबे ने एक रूलिंग दिया, इसी सदन में आपने किताब की चर्चा में सैटेनिक वर्सेस की किताब की थी, करने की मांग की थी बीजेपी ने, जब आपने उस पर बैन किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी किताब की चर्चा को सदन में नहीं करेंगे। तब अगर वो कांग्रेस की व्यवस्था थी, तो क्या आज नरवाने की अप्रकाशित बुक पुस्तक पे चर्चा हो, ये कौन सा रूलिंग होगा? ये बात जरा समझने का थोड़ा। संदीप जी का जवाब, संदीप जी का जवाब। अब देखिए, पहली बात विनोद जी, मैंने कहा कि मैं समझता हूं चीजों को, मैंने राजनाथ जी का नाम नहीं लिया सर, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उनका उस भाषण में जिक्र था, अमित शाह साहब का नहीं था, संसदीय कार्य मंत्री साहब का नहीं था। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि कोई मंत्री भी बोलेगा बीच में तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं खड़े हो सकते कि जहां बीच में जब मर्जी हो आप खड़े हो जाइए। सदन की अगर जो भी प्रक्रिया, सलेन जी भली बात समझते होंगे, भले वो न कहें, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मंत्री भी नहीं बोल सकता बीच में। ये सदन का नियम है। अच्छा, अब आ जाइए मुख्य मुद्दे पर, मुख्य मुद्दे पर आ जाइए। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकता है हर बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शैलेंद्र को लीजिए, शैलेंद्र को लीजिए, बोलिए शैलेंद्र, शैलेंद्र की अनुमति से बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, चलिए ये भी मैंने आपका मान लिया। तो सदन जो आप अगर देख रहे होंगे तो आप बताइए, अमित शाह जी ने अनुमति ली क्या? जो है संसदीय कार्य मंत्री जी लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने से रोका तो नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने से रोका तो नहीं, उन्होंने सहमति दी, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने की सहमति दी। इस पे भी आ रहे थे जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो बोल रहे थे माइक चल रहा था। मुद्दे पे आइए सर, आप टाइम फुटेज दोनों खा रहे हैं। हाँ, वैसे मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पे आइए। मैं इसका आपको व्यवस्था के जवाब मुद्दे पर आइए, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और फिर समय कम पड़ जाएगा। मुद्दे पर आ जाइए, हम डिस्कसन कर लेंगे सर। डोकलाम वाले मुद्दे पर आ जाइए। आप मुद्दे पे आइए ना कि राहुल गांधी क्यों चाहते थे ऐसे, मकसद क्या था? मकसद अभी अभी आपने तेजस्वी जी के भाषण की बात की, चलिए उन्होंने कहा कि आप किताब का या अखबार के जो उसका जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते भाई, उन्होंने कहा कि हम ठीक है जिक्र नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा मैगजीन का जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, किताब नहीं छपी है, उन्होंने कहा मैगजीन का करते हैं, उन्होंने कहा मैगजीन का नहीं कर सकते, कहीं ठीक है मैगजीन का भी नहीं कर सकते, ठीक है उसका भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं अपनी बात डिस्क्राइब का मतलब मैं अपने ऊपर से अपनी बात तो कर सकता हूं ना, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो अभी नहीं कर सकते हो। ये कहां का नियम है भैया? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कहां पर ये रोक दिया? वो जिस किताब के आपने अभी कहा कि रोक दिया गया, उसका हजारों बार जो है लोगों ने अपने भाषणों में उस बात का जिक्र किया या नहीं किया? ऑथेंटिकेशन की बात जाने दीजिए। मैं अपने भाषण में अगर बहुत सारी चीजें कहता हूँ, बहुत सारी चीजें बातें बोलता हूँ, तो उसका जिम्मेदार मैं हुआ। ठीक ठीक ठीक, मैं लौटता हूं। एक छोटा सा जवाब जरा शैलेंद्र से लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा जवाब शैलेंद्र से। शैलेंद्र, शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था, एक मिनट शैलेंद्र, शुरुआत में हमने पूछा था कि कांग्रेस का क्या पक्ष है, राहुल गांधी का क्या पक्ष है। अब जरा बताइए कि जो संदीप जी बात उठा रहे हैं, इस पर सरकार का, बीजेपी का क्या पक्ष है? क्या वो ये कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा ही नहीं सकते, या ये कह रहे हैं कि उठाते हैं तो प्रामाणिकता के साथ उठाइए? बताइए। देखिए, दो बातें हैं। फिलहाल तो आप जानते हैं कि 4 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई और उसके बाद फिर से अभिभाषण पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। राहुल गांधी ने 2 मूल एक तरह से कहे नियमों का उल्लंघन किया। पहली बात तो है कि जिस विषय पर चर्चा होती है उससे जुड़े आप कोई विषय उठा सकते हैं। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो रही है तो फिर विकास की बात या फिर किसी योजना या राष्ट्रपति के अपने भाषण में जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया अपने अभिभाषण में, काउंटर में या जो भी आप, ये बिल्कुल ही अलग है। पहली बात तो आप मूल विषय से अलग चले गए हैं, जो सामान्यतः किसी चर्चा में होना नहीं चाहिए। उसकी स्पीकर अनुमति नहीं दे सकता है। स्पीकर चाहे तो उसे रोक सकता है कि आप अलग, या संसदीय कार्य मंत्री उस बात को फ्लैग कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप
किसी विषय को उठाते हैं तो आपको ये 100% तय होना चाहिए कि ऑथेंटिकेट है, यानी ये प्रमाणित है, उसका सबूत ये आपके तथ्य पास रूप से है। सही हाँ, है, ठीक, यानी ठीक। वो निकाल दिया जाता है अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक, expose किया जाता है। ठीक है, विनोद जी। तो क्या राहुल गांधी इस बात को सुनिश्चित कर सकते ठीक। हैं कि जो बात कह रहे हैं ठीक। वो आ रहा हूं, 100% संदीप सही जी, आ रहा है? हूं। इससे पहले का रिकॉर्ड उनका ऐसा नहीं रहा, ठीक, तो दो विनोद। बातों का उल्लंघन करते ठीक, हुए अपनी ठीक, बात ठीक। आगे बढ़ा रहे थे। ठीक, कई बार इसीलिए ऐसा हो चुका है, टकराव आपने देखने सही को कहा। मिल रहा है। विनोद जी, विनोद जी, मैं इस बात का जवाब दे दूं। हाँ हाँ 10 मात्र सेकंड 10 बोल लीजिए, फिर विनोद जी। जी संदीप जी 10 सेकंड। शैलेंद्र जी ने कहा कि पहली बात तो उसको प्रमाणित करने की बात नहीं, स्पंज दिया जाता है। ठीक है, हम प्रमाणित नहीं कर पाते, आप स्पंज कर देते हैं, लेकिन हमें बोलने तो देते हैं। अब बोलने क्यों नहीं दे रहे? कर देते लेकिन बोलने देते। वही बात तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात क्यों बोलनी जिसको एक्सपंज नहीं करनी है। ना भाई, आप अरे सर, अच्छा सर, वो मैं तो आपको बात ही कर दे रहे रहा हैं। हूँ अभी सवाल। आइए विनोद जी, विनोद जी। सर एक चीज़ मिनट, विनोद जी सर बोलिए। मुझे भी मौका दे दीजिए। सर त्रिपाठी जी मुझे भी मौका आ दे गई दीजिए। बात आपकी, आप विनोद जी की बात सुनिए। विनोद जी की बात सुनिए, विनोद जी। मैं सर 1 मिनट, फिर आपका ही बस है। बस उसके बाद फिर आप ही के पास। आप ही का है सर, पूरा संदीप मंच जी, आपका फिर आप ही है। के पास आऊंगा। 1 मिनट दे दीजिए। आज बीजेपी मैं वाले ये जुड़े कह रहा नहीं है, हूँ, पूरा आज मैदान आपके भागी गए। देखिए त्रिपाठी जी, आज संजोग ये है कि अभी तक बीजेपी के जो प्रवक्ता प्रवक्ता ज्वाइन है, नहीं अब किए फिर वो हैं। जुड़ नहीं नहीं पाए हैं आएंगे। रास्ते में। एक हाँ। बार आप सुन क्या आएंगे, लीजिए, क्या जवाब सुनिए, मैं देंगे? आपको सवाल 2 ही चीज बता रहा हूँ कि देखिए सवाल ये है कि राहुल गांधी का भाषण का मकसद जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हाँ। कि मकसद तो उनका पूरा हो गया कि वो कम से कम जो भी तैयारी करके आए हों अपना चर्चा तो कम हो से कम रही है। फुटेज उन्होंने लिया, बिल्कुल। और मीडिया का अटेंशन के साथ साथ वो अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी विपक्ष में ये साबित किया कि मैं ही हूं जी। तो वो चीजें तो उनके साथ है। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी देश में ज्यादा चलने से ज्यादा विदेश के अखबारों में और मीडिया के सुर्खियों में क्यों होते हैं? ये इसी कारण होते हैं क्योंकि इस कि तरह की आप बातें जब उठाते राहुल हैं। गांधी जब बोलना, आप सीधे मोदी गवर्नमेंट को या राजनाथ सिंह को जब आप कोट करते हैं तो उसके साथ में रक्षा मंत्री को एम्बेरस आप नहीं कर रहे हैं, ठीक। आप देश को कर रहे हैं। ठीक है। आप डोकलाम पे जो राहुल गांधी इस बात को रखना चाह रहे थे तो क्या आप साबित करना चाह रहे थे? एक बार आपने कहा कि हमारे सैनिक पिट गए, हमारे सैनिकों को पीट दिया। अब आप कह रहे हैं कि सेना घुस गई थी, चाइनीज जो है आर्मी उसकी घुस गई थी, आप उसमें रेफरेंस आर्मी चीफ का ले रहे हैं। तो आप साबित क्या, आपका जो इंटेंशन है मैं उस पर ठीक। डाउट नहीं कर रहा हूं, ठीक। लेकिन आप साउंड बाइट दे रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए जी। आप साउंड बाइट दे रहे हैं चाइना के टीवी चाइना के के लिए, मीडिया CCTV के लिए। हाँ, तो ठीक कम है। से कम ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नेता प्रतिपक्ष के सपोर्ट में जो भी बताएं, ठीक। लेकिन एक मर्यादा ये है कि जब कभी हम बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से ऊपर देश होता है। और ये प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी प्रधानमंत्री की है। ठीक। तो संदीप जी का ये जवाब। सवाल है कि राहुल गांधी का आपसे पूछा जा रहा है, आप उससे जवाब पे है नहीं, कि आपका सीधा सीधा सवाल है कि भाई मकसद ठीक। क्या है? ठीक। ऑपरेशन सिंदूर में आपके हर बयान को फिर से सवाल सबसे रिपीट। ज्यादा पाकिस्तान टीवी ने कोट किया ठीक, था। फिर से सवाल तो रिपीट। मकसद क्या है? मकसद आपका? क्या था बताइए संदीप जी जल्दी से। सर, पाकिस्तान की टीवी तो हमें नहीं लगता कि भारत में देखी जाती होगी। पाकिस्तान में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और दक्षिणपंथी लोग बराबर पाकिस्तान की टीवी देखते हैं, हम तो नहीं देखते ना, कांग्रेस के लोग क्योंकि देखते हैं, हेडलाइंस ना बनवा देशवासी। देते हैं ना, इसीलिए। पहली चीज। अब सर हेडलाइंस बन रही है कि नहीं बन रही हम ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है हाँ। कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि जो है राहुल गांधी जो मुद्दा होता है राष्ट्रपति के जो है भाषण का, अभिभाषण, हाँ। उस पर नहीं बोल रहे थे जी, हाँ। अभिभाषण का। हाँ। तो वो जो है राहुल जी ने उसका भी जवाब उसी सदन में दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम नेशनल सिक्योरिटी पे बोल सकते हैं ना। बोले हाँ, तो हम कह उस पे बोल रहे हैं। इस बात का जवाब वहां पर हो गया। लेकिन शैलेंद्र जी देखिए फिर कह रहे हैं कि नहीं वो ये चीज कर रहे थे। जब भाई वो नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर बोल सकते तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, वो बोल रहे थे। तो बात यह है कि मकसद क्या था, यानी कि जो मकसद वाली बात है उसको आप गोल कर रहे हैं संदीप जी। मकसद सुन लीजिए। हाँ। नहीं मकसद मैं बता रहा हूँ। हाँ। मकसद था देश के सामने इस नकारी निकम्मी सरकार की अच्छा। सच्चाई उजागर करना। अच्छा। किस तरीके से अपने देश के लोगों से ठीक झूठ बोलना। ठीक है, सरकार जवाब दे रही है, सदन में चर्चा हो रही है, सरकार तो जवाब देगी, प्रधानमंत्री भी इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर जवाब देने वाले हैं। पहुंच गए, शुक्रिया, पहुंच गए। ठीक, शुक्रिया। आज बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं जो आपसे बराबरी से आपको जवाब दें, इसीलिए सरकार संसद के अंदर जवाब दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी।
जुड़ने के लिए, और शैलेंद्र आपका भी, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो उथल पुथल है वहां क्या चल रहा है, और ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त से आज दिल्ली में मुलाकात कर सकती हैं। 4 बजे के आसपास का समय है। अभी वक्त है ब्रेक का। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर पर जबरदस्त उथल पुथल है और ममता बनर्जी आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर सकती हैं दिल्ली में। तो एसआईआर पर ममता बनर्जी ने एक तरह से राजनीतिक मोर्चा खोल रखा है। पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में आज 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर एसआईआर प्रक्रिया में राज्य प्रशासन के अधिकारियों के एक वर्ग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए बीजेपी बंगाल के सड़कों पर उतर आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर कानून से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की सूची को लेकर भी उन्हें भारी आपत्ति है। इन सब मुद्दों को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखने के लिए एक याचिका दायर कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त से ऐसी मुलाकात पिछले दिनों टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल कर चुका है। भाजपा राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही शाम 4 बजे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से मुलाकात करने वाले हैं। भाजपा का दरअसल आरोप है कि चुनाव आयोग के अधीन होने के बावजूद राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं। राज्य भाजपा का दावा है कि एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया में हो रही परेशानी के मूल में भी यही अधिकारी लोग हैं। हाल ही में दक्षिणी 24 परगना के अतिरिक्त जिलाधिकारी यानी एडीएम पर आरोप लगा है कि उन्होंने नियम के विरुद्ध तरीके से ईआरओ को नॉट वेरीफाई विकल्प पर क्लिक ना करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त जिलाधिकारी का यह व्यवहार क्या सुनवाई प्रक्रिया में देरी करने के उद्देश्य से है? इसी को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एसआईआर के चलते हुई मौतों का दावा करते हुए कुछ मृतकों के परिवारों को लेकर अपने साथ दिल्ली आई हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का कहना है कि आज तक जिलाधिकारियों ने एक भी मौत की घटना पर रिपोर्ट नहीं दी है, एक भी नहीं। बार बार मांगने के बावजूद रिपोर्ट प्राप्त हुई नहीं है। तो जानकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का मुख्य कारण एसआईआर प्रक्रिया में माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति और रोल ऑब्जर्वरों की भूमिका है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि देश के किसी भी अन्य राज्य में इस तरह इतनी बड़ी संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर तो नियुक्त नहीं किए गए हैं। अपने 5 पत्रों में मुख्यमंत्री ने माइक्रो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति से लेकर मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया तक पर सब पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा कैडर के 4 आईएएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कुछ पर्यवेक्षकों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से एरोनेट पोर्टल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। साथ ही उनका आरोप यह भी है
कि पर्यवेक्षक बिना किसी कानूनी अधिकार के डेटा में बदलाव कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम भी कटने का खतरा है। तो दूसरी तरफ राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा था कि ममता बनर्जी दरअसल डर गई हैं, इसीलिए तो वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। जहां मुख्यमंत्री मैक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वरों की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जता रही हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने उन पर पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में आयोग के अधिकारियों के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री घुसपैठियों को बचाने के लिए ही एसआईआर का विरोध कर रही हैं। तो उधर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में दिए गए हेट स्पीच की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डाल दी है। नई पार्टी बनाने के बाद शनिवार को हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में एक जनसभा की और हुमायूं ने 2 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने द्वारा दिए गए नफरती बयानों का ठीकरा ममता बनर्जी के सिर पर फोड़ दिया। उनका दावा है कि 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने उनसे बरहामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार यूसुफ पठान को किसी भी तरह से जिता देने के लिए कहा था। हुमायूं का कहना है कि इसी निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे। हुमायूं ने स्वीकार किया कि यह बयान दरअसल वो वाला बयान सांप्रदायिक था और इसके लिए उन्होंने भरी सभा में माफी भी मांगी। लेकिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के नाम पर एसआईआर का विरोध कर इसको चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और किस तरह से ये बंगाली कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली हमेशा बंगाल को डिफेम करने की कोशिश करती है। Meet the people, because Delhi people doesn't know what they're doing in Bengal. Always they used to defend the Bengal, but they do not know what torture they're doing on, and that's why just now I got the information. And I didn't change even my clothes. I'm just going as a house staying. And Abhishek was also used to do something work. I said, let go with us. तो वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पूरा बंगाल में अभी गुंडा बदमाश माफियाओं का राज है। पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है और सरकार का कोई कमांड नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था दिखता नहीं है। इसलिए आपस में मारामारी करते हैं हिस्सा को लेकर के और जनता को तकलीफ पहुंचती है, घर बार टूटता है, जनरल सामान्य आम आदमी मारे जाते हैं। तो ममता बनर्जी का हाथ का बाहर है सब। सरकार जब तक रहेगा इससे बचाव संभव नहीं। अपनी रिपोर्ट में हमने टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर के बयान का भी जिक्र किया था। देखिए जरा उस बयान में उन्होंने कहा क्या है। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে এরকম মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রীর কথায় হুমায়ুন কবির আর কোনোদিন কোন সাম্প্রদায়িক কোন উস্কানিমূলক কথা বা কাউকে জিতানোর জন্য কাউকে আঘাত করার কথা হুমায়ুন কবির বলবে না। और ये सब कुछ जो चल रहा है इस पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि मुगलों को तैयार तो होने दीजिए, इसके बाद तो शिवाजी लड़ाई करेंगे ही। को अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। सौरभ, पहले जरा हुमायूं कबीर के बयान पर आते हैं। साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी के कहने पर मैंने भड़काऊ बयान दिए। साफ तौर पर उन्होंने माफी मांगी कि हाँ ये सांप्रदायिक बयान था और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर दिया था। इस पर टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए, उनका कहना है, टीएमसी का ये कहना है कि हुमायूं कबीर असल में बीजेपी के हाथ सख्त कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। उल्टी तरफ से बीजेपी का ये कहना है
कि हुमायूं कबीर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसके बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे हुमायूं कबीर असल में टीएमसी का बी टीम होकर काम कर रहा है। तो ये तो बयानबाजी चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इसके एक बात साफ तरीके से दिख रहा है कि हुमायूं कबीर ने जो सभा किया था, ये रेजीनगर का सभा है, शनिवार को हुआ था, उस दिन उसमें मीम भी यानी असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी भी उसी मंच में मौजूद थे और उसकी मौजूदगी में हुमायूं कबीर ने कहीं ना कहीं जाके सीएम ममता बनर्जी जो हर वक्त खुद को धर्मनिरपेक्ष का प्रतीक मानती है, सेकुलर पॉलिटिक्स का प्रतीक मानती है, उनके छवि पर कहीं ना कहीं काली पोत दिया है हुमायूं कबीर के इस बयान ने, क्योंकि बेलडांगा का ये बयान काफी विवादित बयान रहा है जो 2024 को हुआ था। आज हुमायूं कबीर साफ तरीके से कह रहे हैं। ठीक, एसआईआर पर जरा आइए। आज बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, ममता बनर्जी दिल्ली में मुलाकात कर सकती हैं, दोनों तरफ से एसआईआर पर कार्ड खेला जा रहा है और ममता बनर्जी जिसे कहते हैं ना लास्ट मिनट तक छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से चली गई। लाल जी देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पे जब से एसआईआर का शुरुआत हुआ है इस राज्य में, तब से वो एसआईआर के विरोध में है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि विरोध हो चाहे जितना भी, तो एसआईआर का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बंगाल में पूरा करके छोड़ेगी। ये सीओ ने भी कहा है स्पष्ट तरीके से अपने माइक्रो ऑब्जर्वर के ऊपर, जब हमला हुआ था, जब सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ हुआ था, तब सीओ ने कहा था कि चुनाव करने वक्त भी काफी सारी दिक्कतें आती है, लेकिन चुनाव तो होता है तो फिर एसआईआर क्यों नहीं होगा। लेकिन इस मामले को लेकर अभी वो दिल्ली पहुंची है, साथ में कुछ मृतक लोगों के साथ जो परिवार है उनको साथ में लेके गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो खुद सवाल कर रही है, ऐसा उन्होंने परमिशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, वो सवाल करना चाहती है। ये बीजेपी का कहना है, यही ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है। जब उसका दामन छूट जाता है, उनका दामन से एक के हाथ से एक के बाद एक इशू छूटने लगता है, तब जाके वो ऐसा रवैया अपनाती है कि कहीं ना कहीं जाके ये छवि तैयार करना चाहती है कि वो कितना एक ही तरफ वो सीएम है और दूसरी तरफ विरोधी का रोल भी वही प्ले कर रही है, डुअल रोल में है। जल्दी से और दूसरी बात ये है कि जो मृतक लोग को वहां पर लोग बीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में क्या मुद्दा? बीजेपी का प्रोटेस्ट आज जो यहाँ पे नॉर्थ कलकत्ता के 23 जिले में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजेपी का प्रोटेस्ट का कारण यही है कि बीजेपी का कहना है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी दिल्ली जा रही है, लेकिन उनकी प्रशासन उन ईआरओ के खिलाफ, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसमें चुनाव आयोग ने जिस एआरओ को सस्पेंड करने के बात कही थी, उनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ और नाम के स्पेलिंग में छोटा छोटा मिस्टेक करके आदमी जो पब्लिक है उनको हैरान किया जा रहा है। और इसी साथ इनका विरोधी का ये भी कहना है कि मृतक लोगों को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली जाती है, लेकिन आज तक एक भी रिपोर्ट जिला शासक ने नहीं दिया, किसी ने जिला शासक ने नहीं दिया। तो इसी सारी बात को लेकर आज शुभेंदु अधिकारी कुछ समय के बाद ही राज्यपाल सीबी आनंद बोस से भी मुलाकात करेंगे। उनका ये आरोप है कि जो ऑफिसर्स हैं राज्य प्रशासन के, उनमें से कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो तृणमूल के हित में काम कर रहे हैं और आईपैक के इंस्ट्रक्शन, जो तृणमूल का आईटी सेल है, उसके इंस्ट्रक्शन लेकर काम कर रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी को माइक्रो ऑब्जर्वर से प्रॉब्लम है और अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं उनसे प्रॉब्लम है। खैर, आज ममता बनर्जी मिलने वाली है शायद 4 बजे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक की जो सिद्धारमैया सरकार है वो हेट स्पीच में सिलेक्टिव होकर सिर्फ आरोप लगाने के लिए एफआईआर करवा रही है। करेंगे इस पर बात ब्रेक के बाद। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम इस वक्त में बात करने वाले हैं कर्नाटक के एक दोहरे रवैये कर्नाटक सरकार का, जो हेट स्पीच पर सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के एफआईआर करवा रही है। यह खबर दरअसल क्या है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर विरोधियों की आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। मामला क्या है? मामला है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मामला है। दरअसल बीजेपी के आईटी सेल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को स्कैम लॉर्ड कहा था। यह मामला 6000 करोड़ रुपए के एक्साइज घोटाले से जुड़ा हुआ था। इसी के संदर्भ में बीजेपी ने यह आरोप लगाया था। अभी आप पोस्टर भी देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो क्या क्या बोल देती है, उसको कांग्रेस अपना संवैधानिक अधिकार मानती है कि वो तो बीजेपी पर आरोप लगा सकती है। आप लगातार देखें, ऐसे ना जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर भी आरोप और अपशब्द से कांग्रेस परहेज नहीं करती है, कभी भी नहीं। कर्नाटक में भी, कर्नाटक की ही बात कर लीजिए। बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे बोम्मई, उस पर आरोप लगाकर, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाकर चुनाव जीता था कांग्रेस ने। राज्य में पिछली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप को मुख्य मुद्दा बनाया था। उस समय तो कांग्रेस पर एफआईआर नहीं कराया बीजेपी की सरकार ने। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार आरोप लगाती ही रहती है, लेकिन बीजेपी ने तो ऐसे आरोपों के लिए कभी एफआईआर दर्ज नहीं कराए। अब सवाल यहां से यह पैदा होता है कि ये कैसी परंपरा शुरू कर रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। फिर अगर ये कर रही है तो कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई फिर कैसे दे सकती है? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रही है, राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा के। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि राज्यपाल जो हैं वो किसी खास पार्टी का फेवर कर रहे हैं। We can't help in this democracy setup. We have to keep on fighting. So wherever the appointed governors are there, they act like they are favoring some political party. So if this is the mindset of the governors, because any legislation is made, it has got a sanctity to it, isn't it? It's from the assembly it has gone, so it has got a sanctity to it. If it has got any correction to be made, he can make. But rather than rejecting it, does not make any sense. But as a government, we will fight it out. So what is wrong in why is he? First, you should ask him why is he rejecting it. दरअसल मंत्री ये कह रहे थे कि हेट स्पीच को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बिल लेकर आई, उसको राज्यपाल ने वापस कर दिया। इसीलिए मंत्री ये बात अभी कह रहे थे। लेकिन कर्नाटक के विधायक सुरेश कुमार ने क्या कुछ कहा, उनको सुनिए। This is a clear case where we can foresee how the hate speech act can be misused. Ultimately, ruling party members themselves have come out with many proofs regarding this housing department and other departments. वहीं कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद ईरन्ना कडाडी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, उनको भी सुनिए। वो बिल का उद्देश्य इतना है, सारे अपोजिशन पार्टी का मौत बंद करने के लिए और उनका कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया। इसलिए सारे लोग इसको विरोध किया। इसी के कारण आदरणीय राज्यपाल जी वो बिल को वापस सरकार को प्रश्न पूछ के 29 प्रश्न इसके ऊपर पूछना है। वो क्लियर होने के बाद हम क्लियर करते करके फिर वापस सरकार को भेज दिया।
तो ये पूरा मामला है क्या, इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए ज्योति हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहले ज्योति के पास मैं चलता हूँ। ज्योति, जरा बताइए कि ये जो मुद्दा है, राज्यपाल ने बिल वापस किया और अभी बता रहे थे कि 29 सवाल पूछ करके वापस किया है, तो कांग्रेस ने ये रास्ता अपना लिया कि चलो अगर बिल वापस हो रहा है तो इधर जाकर के थाने में FIR कर दो सेलेक्टिव तौर पर। लालचंद जी, कर्नाटका सरकार के खिलाफ बीजेपी ने बहुत ऐसे घोटालों की सीरीज ऑफ स्कैम की आरोप करते हुए आ रहे हैं। सो जब उन्होंने ट्वीट किया तो कांग्रेस सरकार ने इसी को एक अस्त्र बनाकर बीजेपी के खिलाफ KPCC ने अभी कंप्लेंट दर्ज किया है। तो अभी इसी हेट स्पीच बिल को लेकर राज्यपाल जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति को ये सौंपा दिया है। तो उन्होंने वहां पे आपत्तिजनक उनका जो है इस जो बिल में है बहुत आपत्तिजनक है, बहुत व्यापक है, अधिकारियों जो है उनके मनमानी कर सकते हैं, ऐसे तो उनके आपत्तिजनक की वो कहते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और एक बार ये ओवरव्यू करने के लिए उन्होंने भेजा है। सो दूसरी तरफ अभी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये आपत्तिजनक है, सिद्धरामैया, CM सिद्धरामैया और DK शिव कुमार को डिटेन करने के लिए बीजेपी ऐसे कर रहे हैं। तो एक तरफ जैसे आपने सुना होगा वहां पे सुरेश कुमार जी ने कहा है कि मतलब ये तो एक हेट स्पीच बिल उनको कैसे चाहिए उस तरह से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, मैं लौटता हूँ। विनोद जी, ये बताइए जरा कि इस तरह से फिर कांग्रेस कैसे कहेगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए? भैया ऐसे आरोप लगा करके तो उन्होंने कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, 40% वाला आरोप लगा के। लाल जी, जो ज्योति कह रही है मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि ये आपको याद होगा UPA के दौर में जो एंटी कम्युनल राइट बिल आया था, उसी के तर्ज पे कर्नाटक सरकार ने ये हेट स्पीच बिल लाया। और वो हेट स्पीच बिल को जब राज्यपाल ने, जो अभी सांसद महोदय कह रहे थे कि 29 सवाल को लेकर सरकार को वापस किया, अब दोबारा वो राष्ट्रपति के पास भेजा है। तो अब ये सवाल है कि आपको हर बात में क्यों आलोचना क्या है और हेट स्पीच क्या है, तो इस बात की जजमेंट सिर्फ आप करेंगे कि ये हेट स्पीच के कोटे में आता है, आप उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो ज्योति ने जो रिपोर्ट दी है कि वो आप कर्नाटक के IT सेल ने, बीजेपी के IT सेल ने एक्साइज घोटाले को लेके जब CM और डिप्टी CM दोनों को जो क्या पोस्टर लगाया था, तो उस पे जो FIR हुई है, ये चौंकाने वाली बात। बिल्कुल ठीक है कि आप एक संविधान और लोकतंत्र और मर्यादा के नाम पे पूरे देश में इस तरह का है, आप एक तरह से कैंपेन चलाते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वहां दूसरी तरफ आपके सरकार में जो विपक्ष की बीजेपी है उसने अगर ये लगाया, आप पे आरोप लगाया, तो आपने FIR करा दिया। तो मेरा ये सवाल है कि भाई ये आपने जो ये हथकंडा अपनाया है, ये देश को देखना पड़ेगा कि एक मीडिया पे आप पे आरोप लगाता है, तो आप देखिए हमारे दूरदर्शन के 2 पत्रकार पे उन्होंने कम से कम दर्जनों पुलिस भेज दी। तो ये चीज आप डरा रहे हैं लोगों को हेट स्पीच के दायरे में, आप डरा रहे हैं लोगों को आलोचना। निश्चित तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया, समय की फिलहाल कमी है। शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया ज्योति आपका भी। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।